एक भूतिया रात की कहानी। परिचय। कहानी एक छोटे से गांव मधुपुर से शुरू होती है, जो हिमाचल प्रदेश के घने जंगलों के बीच बसा हुआ है। ये गांव अपनी शांत सुंदरता और रहस्यमयी कहानियों के लिए जाना जाता था। गांव वाले अक्सर रात के समय जंगल में अजीब अजीब आवाज़ें सुनने की बात करते थे। कुछ का मानना था कि वहाँ भूत प्रेत का वास है, जबकि कुछ इसे केवल अंधविश्वास मानते थे। इस कहानी का नायक राहुल एक युवा पत्रकार है, जो इन रहस्यों को सुलझाने के लिए गांव में आता है। लेकिन उसे नहीं पता कि उसका ये सफ़र उसे एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां हकीकत और कल्पना की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। पहला अध्याय, मधुपुर का आगमन। राहुल दिल्ली से एक पुरानी बस में मधुपुर पहुंचा। सूरज ढल रहा था और जंगल की ठंडी हवाएं बस की खिड़कियों से अंदर आ रही थीं। उसने अपने बैग से नोटबुक निकाली और गाँव के बारे में लिखे कुछ नोट्स पढ़ने लगा। उसने सुना था कि मधुपुर में एक पुराना हवेली है, जिसे काल भवन के नाम से जाना जाता है। गांव वाले कहते थे कि वो हवेली शापित है और वहां रात को कोई नहीं जाता। बस रुकी और राहुल उतरकर गांव की एकमात्र सराय की ओर बढ़ा। सराय का मालिक, एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका नाम रामलाल था, उसने उसे सावधान किया, बेटा, काल भवन के बारे में ज्यादा मत सोचना, वहाँ कुछ ठीक नहीं है। राहुल ने मुस्कुराकर बात टाल दी। वो एक पत्रकार था और उसका काम था सच को सामने लाना। रात को सराय के छोटे से कमरे में राहुल अपने लैपटॉप पर गांव की पुरानी कहानियां पढ़ रहा था। एक लेख में लिखा था कि काल भवन में 100 साल पहले एक अमीर जमींदार ठाकुर बलवंत सिंह रहते थे। उनकी अचानक मौत के बाद उनकी पत्नी और बेटी भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। तब से हवेली खाली पड़ी थी और लोग कहते थे कि उनकी आत्माएं अभी भी वहां भटकती हैं। राहुल ने सोचा, ये तो एकदम परफेक्ट स्टोरी है। अगर मैं इस रहस्य को सुलझा लूं तो मेरी पत्रिका में छपने वाली ये खबर सनसनी मचा देगी। उसने फैसला किया कि अगली रात वो काल भवन जाएगा। दूसरा अध्याय, काल भवन की ओर। अगले दिन राहुल ने गांव में कुछ लोगों से बात की। ज्यादातर लोग काल भवन के बारे में बात करने से कतराते थे। एक बूढ़ी औरत, जिसे गाँव में माँ काली के नाम से जाना जाता था, उसने उसे चेतावनी दी, वह हवेली जिंदा है बेटा, जो भी वहां जाता है वापस नहीं आता। राहुल ने इसे अंधविश्वास मानकर हंस दिया, लेकिन माँ काली की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसे थोड़ा परेशान कर गई। शाम ढलते ही राहुल ने अपने बैग में टॉर्च, कैमरा और कुछ जरूरी सामान रखा और जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल का रास्ता संकरा और अंधेरा था। पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। राहुल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो अपने मिशन पर अडिग था। लगभग आधे घंटे की पैदल यात्रा के बाद वो काल भवन के सामने खड़ा था। हवेली पुरानी और जर्जर थी, लेकिन उसकी भव्यता अभी भी झलक रही थी। बड़े बड़े खंबे, टूटी फूटी खिड़कियां और एक विशाल दरवाजा जो आधा खुला था। राहुल ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। तीसरा अध्याय, हवेली का रहस्य। हवेली के अंदर का माहौल ठंडा और भारी था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे पुरानी किताबों और सड़ती लकड़ी की। राहुल ने अपनी टॉर्च जलाई और चारों ओर देखा। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे, जिनमें ठाकुर बलवंत सिंह और उनके परिवार की तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में एक खूबसूरत औरत थी, जिसके चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। शायद वो ठाकुर की पत्नी थी। राहुल ने कैमरा निकाला और तस्वीरें लेना शुरू किया। अचानक उसे कमरे से हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे गुनगुना रहा हो। उसने सोचा, शायद हवा का शोर है, लेकिन आवाज़ तेज होती गई। वो उस दिशा में बढ़ा जहां से आवाज आ रही थी। वो एक बड़े हॉल में पहुंचा, जहां एक पुराना पियानो रखा था। पियानो की चाबियां अपने आप हिल रही थी, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें बजा रहा हो। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। ये तो कमाल की खोज है, उसने सोचा। लेकिन तभी पियानो की आवाज रुक गई और एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। चौथा अध्याय, भूतिया मुलाकात। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक एक हल्की सी हंसी दी आवाज आई। ये एक औरत की हंसी थी, जो कहीं दूर से आ रही थी। राहुल ने हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में चल पड़ा। वो एक लंबे गलियारे में पहुंचा, जिसके अंत में एक बंद दरवाजा था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम था। उसने जोर लगाया और दरवाजा खुल गया। कमरे के अंदर एक पुराना बिस्तर था, जिस पर धूल जमी थी। कमरे की दीवार पर एक बड़ा सा शीशा लटका था। राहुल ने शीशे में देखा और उसका दिल लगभग रुक गया। शीशे में उसका प्रतिबिंब नहीं था, उसकी जगह एक औरत खड़ी थी,
जिसका चेहरा तस्वीर वाली औरत से मिलता जुलता था। उसकी आंखें खाली थी और होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसने फिर से शीशे में देखा तो वो औरत गायब थी। ये क्या था? राहुल ने खुद से कहा। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन वो रुकना नहीं चाहता था। उसने कमरे की तलाशी शुरू की। एक पुरानी अलमारी में उसे कुछ पत्र मिले। पत्रों में ठाकुर बलवंत सिंह की पत्नी सावित्री ने अपने दुख और डर के बारे में लिखा था। उसने बताया था कि ठाकुर एक क्रूर इंसान था जो अपनी पत्नी और बेटी को प्रताड़ित करता था। एक पत्र में लिखा था, मुझे लगता है कि वो मुझे मार डालेगा। अगर मैं मर गई तो मेरी आत्मा इस हवेली में भटकेगी। राहुल को अब यकीन हो गया था कि हवेली में कुछ तो गलत था। उसने पत्रों को अपने बैग में रखा और बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो गलियारे में वापस आया, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। अचानक उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वहाँ एक औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा शीशे वाली औरत से मिलता जुलता था। उसकी आंखें लाल थीं और वो धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ रही थी। तुम कौन हो? राहुल ने कांपते स्वर में पूछा। मैं सावित्री हूँ, उसने कहा, और उसकी आवाज़ में ठंडक थी। तुमने मेरी हवेली में कदम रखा है, अब तुम मेरे साथ रहोगे। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए। वो हिल नहीं पा रहा था। सावित्री की आत्मा उसके करीब आ रही थी और उसकी मुस्कान और भी डरावनी हो गई। छठा अध्याय, रहस्य का खुलासा। राहुल ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ना चाहता। सावित्री की आत्मा रुक गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए उदासी झलकी। मुझे शांति चाहिए, उसने कहा। मेरी बेटी अनन्या इस हवेली में कहीं कैद है। मेरे पति ने हमें मार डाला और हमारी आत्माओं को यहाँ बांध दिया। अगर तुम मेरी बेटी को मुक्त कर दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। राहुल को अब समझ आया कि सावित्री की आत्मा उससे बदला नहीं लेना चाहती थी, वो अपनी बेटी को बचाना चाहती थी। उसने सावित्री से पूछा, मुझे क्या करना होगा? सावित्री ने बताया कि हवेली के तहखाने में एक गुप्त कमरा है, जहां ठाकुर ने अपनी बेटी की आत्मा को एक ताबीज में कैद किया था। अगर वो ताबीज तोड़ दिया जाए तो अनन्या की आत्मा मुक्त हो जाएगी। 7वां अध्याय, अंतिम लड़ाई। राहुल ने तहखाने का रास्ता ढूंढा। वहां का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर अजीब से चिन्ह बने थे और हवा में एक भारीपन था। तहखाने के एक कोने में उसे एक पुराना संदूक मिला। संदूक के अंदर एक चमकता हुआ ताबीज था। जैसे ही राहुल ने ताबीज को हाथ में लिया, हवेली में एक जोरदार हवा चलने लगी। ठाकुर बलवंत सिंह की आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। तुम मेरे ताबीज को नहीं छू सकते, उसने दहाड़ते हुए कहा। राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने ताबीज को जमीन पर पटक दिया। ताबीज टूट गया और एक चमकदार रोशनी पूरे तहखाने में फैल गई। अनन्या की आत्मा प्रकट हुई और अपनी माँ सावित्री के पास चली गई। दोनों आत्माएं एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगी। ठाकुर की आत्मा चीखने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई। सावित्री ने राहुल की ओर देखा और कहा, धन्यवाद बेटा, अब हम मुक्त हैं। उपसंहार। राहुल हवेली से बाहर निकला। सूरज उग रहा था और जंगल में एक नई ताजगी थी। उसने गांव वापस लौटकर अपनी कहानी लिखी। उसकी कहानी पत्रिका में छपी और पूरे देश में सनसनी मचा गई। लेकिन राहुल ने कभी किसी को ये नहीं बताया कि उसने वास्तव में क्या देखा था। वो गांव फिर कभी नहीं लौटा, लेकिन कहते हैं कि काल भवन अब शांत है। गांव वाले कहते हैं कि सावित्री और अनन्या की आत्माएं अब मुक्त हैं और हवेली में कोई भूतिया आवाजें नहीं सुनाई देती। लेकिन कुछ लोग अभी भी मानते हैं कि रात के समय जब हवा धीरे धीरे चलती है तो सावित्री की हंसी की हल्की सी गूंज जंगल में सुनाई देती है।